नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। एनआईए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एनआईए ने आरोप पत्र दाखिल किए हैं जिसमें एनआईए की बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है, जिसके तहत यह कहा गया कि पीएफआई का मंसूबा था कि साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, देश के प्रधानमंत्री की गद्दी पर एक मुस्लिम को बैठाना है। इस बड़ी साजिश को लेकर आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। यानी पीएफआई के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे थे उस पर अब जो चार्जशीट दाखिल की गई है जिसमें खुलासा किया गया। चार्जशीट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा किया गया है। इस चार्जशीट के मुताबिक पीएफआई साल 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश रच रही मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएफआई ने सर्विस टीम या फिर कहें किलर दस्ता नाम से गुप्त टीमों का गठन किया है। इस किलर दस्ते का काम समाज में आतंक, घृणा और अशांति फैलाना है। दरअसल एनआईए ने पिछले साल 26 जुलाई को कर्नाटक के दक्षिण में सुलिया तालुक के बेलारे गांव में बीजेपी युवा मोर्चा जिला समिति के सदस्य प्रवीण नेत्रु हत्याकांड में बेंगलुरु की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें कई खुलासे किए गए हैं। यह चार्जशीट पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें पीएफआई की किलर टीम को हथियार चलाने के साथ साथ हमला करने की ट्रेनिंग की बात भी कही गई कि उन्हें बाकायदा ट्रेन किया गया और कुछ समाज के प्रबुद्ध लोगों और नेताओं को टारगेट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हथियार चलाने, हमला करने की किलर दस्ते को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। समाज के प्रबुद्ध लोग और कई नेता पीएफआई के टारगेट पर है। यानी हिंदू मुसलमानों के बीच में जंग कराने की एक बड़ी साजिश पीएफआई की तरफ से थी और यही वजह कि पीएफआई को बैन भी किया गया था। यहां आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी मेहमानों से। ईरम रिजवी हैं, आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी की। मोहित दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए आप कांग्रेस सेवा दल से जुड़े हैं। जबकि आमिर जैदी साहब हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत में ईरम जी आपसे ही करना चाहूंगा। पीएफआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, आप मानती हैं कि देश को तोड़ने की साजिश है पीएफआई की? देखिए अक्षय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन अगर देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाए तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो पीएफआई हो या कोई भी अन्य जो है संगठन हो। बार बार पीएफआई का नाम आता है, लेकिन इस पर जब देखिए तब पीएफआई का नाम आता है लेकिन इस पर कोई जो है मजबूत कार्रवाई नहीं होती है। पीएफआई के नाम पे दंगा भड़काया जाता है, पीएफआई के नाम पे राजनीति हो रही है, पर पीएफआई के ऊपर एक कठोर जो कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए वो कभी नहीं दिखती है। आप मानती हैं कि पीएफआई देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त है? देखिए ना, मैं पीएफआई के साथ हूँ ना पीएफआई का वो है। सीधी सी एक लाइन की बात है कि देश को जो तोड़ने के उसमें देश विरोधी गतिविधियों में अगर कोई भी पाया जाए, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। ईरम जी, एनआईए पर भरोसा है आपको? एनआईए पर भरोसा है आपको ईरम जी? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो जी ईरम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चले, मैं मोहित दीक्षित जी आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है कि भारत कभी मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है? अगर ये क्वेश्चन बड़ा बेतुका सा लग रहा है, भारत मुस्लिम राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र, आज मुद्दा यही है कि भारत को राष्ट्र बनाने की जो परिकल्पनाएं चल पड़ी हैं कि हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, तो भारत का राष्ट्र के रूप में जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उस कमजोर पड़ता है। तो इस तरीके की जो आजकल चर्चाएं हैं, इस तरीके के प्रश्न अगर उठते हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र या भारत को हिंदू राष्ट्र, इस तरीके की जो भी इस तरीके की बातों को लेकर के आज आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो देश विरोधी काम कर रहा है। तो आज इस भारत का जो हमारा स्वरूप है, भारत की जो एकता अखंडता का स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं इससे कमजोर पड़ता है। तो इस तरीके की चर्चाओं को लेकर के आने वाले संगठन चाहे जिस तरीके के हो,
चाहे जो भी हो, इन पे कठोर कार्रवाई हमारी सरकारों को करना चाहिए, हमारी जांच एजेंसियों को करना चाहिए। और पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं हमारी जांच एजेंसियां जो पीएफआई का वो लेकर के, अगर पीएफआई की बात करें तो पीएफआई के लेकर के कोई ठोस कदम अभी तक नहीं मैं कहीं ना कहीं। सर पीएफआई को देश में बैन कर दिया गया, ये कदम नहीं है? नहीं, पीएफआई को बैन आप कितनी दिनों बाद कर रहे हैं? पीएफआई की कितनी घटना है, पीएफआई को राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है ये वर्तमान सरकार। ये वर्तमान सरकार जब भी चुनाव आने वाले होते तो पीएफआई को मुद्दा लेकर के नहीं सर, सवाल इस बात को लेकर है ना कि मौजूदा सरकार पीएफआई का इस्तेमाल कर रही है या फिर पूर्व की सरकारों ने इस्तेमाल किया? को लेकर सबसे पूर्व की सरकारों ने इस्तेमाल किया या मौजूदा सरकार इस्तेमाल कर रही है? मौजूदा सरकार बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान, मुसलमान, पीएफआई, इस तरीके की कई सारी चीजें हैं जो मौजूदा सरकार को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाती है। और ये मुद्दे लेकर के जब जब आती है सरकारें, चुनाव का समय, अब तो हम जानते हैं जैसे कर्नाटक में चुनाव का समय आने वाला है, तो इस तरीके के मुद्दे को लेकर के हमारी सरकारें आ रही है। हमारी एनआईए आज एक ठोस कदम लेकर के पीएफआई पर क्यों नहीं उठा पा रही है? हर रोज आए दिन हमें पीएफआई की घटनाएं, पीएफआई की जो कार्यशैली है उस पर प्रश्न उठाने की जरूरत क्यों पड़ रही है पीएफआई को लेकर के? नहीं, कांग्रेस पार्टी की नजर में पीएफआई क्या देशद्रोही संगठन है या फिर देशभक्त संगठन है? नहीं, मैं पीएफआई को कुछ मानता भी नहीं। पीएफआई देशद्रोही। अरे सर, एक स्थिति तो क्लियर करनी पड़ेगी ना, देशद्रोहियों के साथ रहेंगे या देश प्रेमियों के साथ में रहेंगे? जो भी देश विरोधी बात करे, जो इस्लामिक राष्ट्र। सर ये किंतु परंतु आप लोगों की राजनीति पर सवाल खड़े करता है। मोहित दीक्षित जी, जिस वक्त बैन लगाया गया था उस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी सवाल किया गया था, कन्नी काट गए। प्रियंका गांधी वाड्रा से भी सवाल किया गया था, वो भी किनारा कर गई। इसका क्या मतलब है? बैन करने को लेकर के कितने प्रदर्शन, कितनी बातें हुई हैं, पीएफआई को लेकर के ढुलमुल रवैया इस सरकारों का रहा है। अंत में हमारी सरकारों को, हमारे लोगों के दबाव से इसको बैन करना पड़ा। नहीं तो ये सरकार तो एक गलबैया करते हुए पीएफआई को लेकर के घूम रही है। सर संगठन तो आपके समय से चल रहा है, आप लोगों की नजर नहीं पड़ी कि इनकी गतिविधियां क्या है? हमारे समय से संगठन चल रहा है, तो हमारे समय संगठन में इस तरह की कार्रवाई दिख रही होती। हमने सिमी को बैन किया हुआ है, हमने उदाहरणों पेश किया सिमी को बैन करके। हमने कई संस्थाओं को जो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहा उनको बैन करके उदाहरण पेश किया है। हम कतई उनका राजनीतिक आप ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पीएफआई को आप लोग देशद्रोही संगठन मानते हैं या नहीं, फिर क्या उम्मीद की जाए? बिल्कुल मानते हैं। अगर पीएफआई देशद्रोही काम में, अगर आपने लगा दिया, ये किंतु परंतु क्यों आ जाता है भाई? एनआईए की जांच रोज नए। नहीं मोहित दीक्षित जी, ये किंतु परंतु का मतलब क्या है? देशद्रोही है। शायद आप मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है, आप सुनना नहीं चाहते हैं। ये देशद्रोही संगठन है। अगर देशद्रोही काम कर रहा है, जैसे कि जांच में निकल के आ रहा है, तो आप बैन करने में इतना ढुलमुल रवैया क्यों अपना रहे हैं? जब प्रदेशों की सरकारों के चुनाव का समय आता है तब आप लेकर के एक नया शिगुफा छोड़ देते हैं आकर। तो ये किस तरीके से? देखिए, ये अगर और शिगुफा, आमिर जैदी साहब कोशिश कर रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा? और कितनी बड़ी साजिश पीएफआई की और देश के लिए कितना बड़ा खतरा? जो ध्रुवीकरण की चीजें हैं उनको बढ़ाने का एक मुद्दा है। ठीक मोहित दीक्षित जी, आप लोग राजनीति से ऊपर नहीं उठते हैं ना। जब देश की बात होती है तो आप लोग जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं। ये परंपरा बन गई कांग्रेस पार्टी की। आमिर जैदी साहब, क्या जवाब दीजिएगा? वो कह रहे हैं कि अब कर्नाटक में चुनाव आ रहा है, इसलिए बीजेपी को फिर पीएफआई की याद सता रही है। ये पत्रकारों का ये झूठा रवैया, पत्रकारों का जो बोलने का तरीका है, बिल्कुल मैं इसका गलत बोलता हूँ। ये कतई कांग्रेस कभी भी टुकड़े करने वाले लोग साथ में नहीं है। कांग्रेस का नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले नारों के साथ खड़े थे कि नहीं आपकी पार्टी के मुखिया, पूर्व मुखिया? नहीं, आप निशाना तो आपने साथ दिया, आपने निशाना तो साथ दिया। मोहित दीक्षित, आपने सवाल खड़े कर दिए पत्रकारों पर, क्योंकि सवाल चुभते हैं आप लोगों को, जवाब नहीं है ना, भागते हैं आप, भागते हैं जवाब देने से, भागते हैं, किंतु परंतु लगाते हैं। जब देश की बात आती है तब भी आप सवाल खड़ा करते हैं, एक मौका नहीं है कोई। आमिर जैदी साहब, क्या जवाब दीजिएगा? क्या कर्नाटक का चुनाव नजदीक आते ही आपको ध्यान आ गया पीएफआई से कांग्रेस का पुराना नाता रहा है, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल खत्म करके उखाड़ के फेंक दिया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 8 साल में कुछ नहीं कर पाए। आपने 70 सालों में नहीं मोहित दीक्षित, सुन तो लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। सवाल आपसे भी बहुत से हैं, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा, उन्हें भी अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आमिर जैदी, इस्तेमाल करते हुए एनआईए को यूज कर रहे हैं, वो देश की संस्थाओं का मिसयूज करते हुए आज हमें सिमी की तरह इस पे पीएफआई आपकी 70 साल की। मोहित दीक्षित, अगर आपने अपना नाम बदलकर आमिर जैदी कर लिया है तो फिर आप बोलते रहिए या फिर उन्हें बोलने का मौका दीजिए।
मोहित दीक्षित, मेरी आवाज पहुंच रही ना आप तक? साथ गलबैया करके सत्ता चला मोहित दीक्षित, ध्रुवीकरण करने की कोशिश मोहित दीक्षित जी, आप तक आवाज पहुंच रही ना? मैं आपके पास आऊंगा, उनको भी तो बारी अपनी बारी पर बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। ईरम जी भी इंतजार कर रही हैं। वो अपनी पार्टी जोड़ लें। आपका और पीएफआई का पुराना नाता रहा है, चाहे वो अन्य कोई और पार्टी हो। भारतीय जनता पार्टी ने इसे खत्म करने का काम किया है। ऐसी 370 हटा नहीं आमिर जैदी साहब, सवाल तो फिर आपकी पार्टी पर खड़े होंगे ना। एक तरफ आकर आप आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस भी मिली हुई है पीएफआई के साथ में, तो क्यों ऐसे लोगों की पहचान नहीं की जाती? क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता? जेल क्यों नहीं भेजा जाता? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो इस महाभारती की आंख उठाने वाले जो लोग थे, चाहे वो प्रदेश में हो चाहे देश में हो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और महाराज योगी दोस्त है उखाड़ने का काम तो लगाया गया था। ये आरएसएस के साथी है। नहीं तो हटाया भी तो आप ही की सरकार में गया था ना मोहित दीक्षित। सरदार पटेल जी ने मोहित दीक्षित जी, 70 सालों में मोहित दीक्षित जी, अगर आरएसएस पर बैन की बात आप कर रहे हैं, आपकी पार्टी की तरफ से खुलकर कहा जाता है कि आतंकी संगठन है, आपके नेता कहते हैं, तो बैन आपकी सरकार के समय में हटा था। क्यों हटा था बैन? मोहित दीक्षित, अरे सुनिए, आप जवाब नहीं होते ना, तर्क नहीं होते हैं आप लोग, तो अगले बगले जागते हैं। कांग्रेस सरकार ने पीएफआई को बढ़ावा दिया। आप आरएसएस की तुलना कैसे इसका मतलब आपको देश से बिल्कुल लगाव नहीं है। आपकी मानसिकता क्या है? आप देश विरोधी मानसिकता के मुझे लग रहे हैं। आप अन्य पार्टियों में कहीं ना कहीं इसमें अगर ढंग से जांच करी जाएगी तो गठजोड़ निकले। जांच तो आपकी पार्टी और आपके नेताओं की करनी चाहिए। तो देश में जैसे संगठन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाते हैं, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति को कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, मोहित दीक्षित हो गया ना। आमिर जैदी साहब, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। ईरम रिजवी जी कुछ कहना चाह रही हैं। ईरम जी, इतना प्रेम क्यों है राजनीतिक दलों को पीएफआई के साथ? मौजूदा सरकार जो है, अरे रुकिए भाई, आप प्रवचन देने नहीं आए ना। मोहित दीक्षित, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, मैं आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। सर मैं जब आपसे सवाल करूंगा जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं मैं आपके पास, बाकी मेहमान भी है ना। यहाँ प्रवचन नहीं चल रहा है ना कि आप आएंगे, जब तक आपका पूरा नहीं होगा नहीं मानेंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ईरम रिजवी जी, जी ईरम रिजवी जी, एक मिनट का समय मुझे दे दीजिए। जी ईरम जी, आप ही जवाब दीजिए। जी, पीएफआई के नाम पर बार बार राजनीति होती है, क्यों नहीं इसके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है? क्यों लगातार पीएफआई का नाम ही आता है? क्यों नहीं इस पे जब भी कोई दंगा होता है, जब भी कोई हिंसा होती है, तो उसमें पीएफआई के नाम पे बखूबी राजनीति होती है। कठोर कार्रवाई क्या होगी जो कार्रवाई क्यों नहीं होती है देश के माहौल? आमिर जैदी साहब प्लीज, आप भी थोड़ा संयम रखिए। आपके पास आऊंगा ना सर, एक साथ बोलेंगे तो आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी ना। राजनीति जो आप कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाने की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। हिंदू मुसलमान का झगड़े को बढ़ावा देने के लिए जो आप राजनीति कर रहे हैं, ये गलत है। पार्टी और आपकी पार्टी के कुछ नेता करते हैं, ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी पसमानदा समाज। आमिर जैदी साहब निवेदन कर रहा हूं, आप सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट है, अगर बारी बारी से अपनी बात रखेंगे ना तो आप लोगों की बात लोगों तक सही पहुंचेगी। देखिए, एक बात समझिए, ऐसे करने से ना आपकी बात पहुंचेगी ना हमारी बात। यही मैं आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से। सम्मानित हैं आप लोगों को अपनी बात, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए ही बुलाया है ना। अगर बारी बारी से बात रखेंगे तो लोगों तक सही बात पहुंचेगी, तो सबकी बात पहुंच सकती है। आपस में आमिर जैदी साहब थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। ईरम रिजवी जी लेके बैठे हैं। ईरम जी, हाँ बात पूरी कीजिए। डिबेट पसंद नहीं है। आपको समय मिलेगा आप बिल्कुल बोलिए। नहीं सुन पाते आप लोग को सच्चाई। आमिर जैदी साहब, की सारी सच्चाई सुनने के बाद उसका जवाब भी दूंगी। जहाँ तक देखिए, यही बात बहुत खराब है भारतीय जनता पार्टी की कि वो अपनी बुराई नहीं सुन पाते। नहीं, आप बात कीजिए ना, आप अपनी बात रखिए, आप मुद्दे पर आइए ना, नहीं रखते हैं। मुद्दे पर आइए। हमारे अंदर जब बुराई हो तभी तो सुने। आप लोगों की जो बुराई है वो आप लोग सामने नहीं आने देते, लोगों को बोलने नहीं देते। आमिर जैदी साहब, क्या आप भाषण का मंच है क्या? आपको लग रहा है कि जितना लिख कर लाए हैं उतना जब बोले बगैर रुकेंगे नहीं? अरे थोड़ी तो मर्यादा बनाइए भाई। सच्चाई बयान कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं मौका दूंगा, आप सारी सच्चाई उड़ेल दीजिएगा। आप इंतजार कीजिए, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप सच्चाई सारी उड़ेल दीजिएगा।
कह तो रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ईरम रिजवी जी, बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए, पीएफआई के नाम पे जो बार बार राजनीति होती है और जो होता है कि ये जब भी होता है, कोई कराना होता है सरकार को, जब भी कोई झगड़े कराना होता है, तो उसमें पीएफआई के नाम पे बखूबी झगड़ा कराया जाता है, दंगा कराया जाता है और पीएफआई करके उसको छोड़ दिया जाता है कि पीएफआई संगठन का काम था। इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती भारतीय जनता पार्टी? कहीं ना कहीं ये उसकी जो है, कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का कुछ गठबंधन है। ये अपने आमिर जैदी जी, आ रहा हूँ आमिर भाई, प्लीज थोड़ा सा संयम। आमिर भाई, थोड़ा सा संयम रखिए प्लीज। क्यों नहीं है? आप सुनते क्यों नहीं है? आपका भी समय आएगा, आप बोल लीजिएगा, मैं सुन लूंगी, मैं सुन लूंगी। आपके समय पे आप बोलिएगा। आमिर जैदी साहब, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज मैं आऊंगा, फिर आप काउंटर कीजिएगा ना। देखिए मोहित दीक्षित जी अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ना, थोड़ा संयम बरतिए प्लीज। संयम, आवाज डाउन करने के लिए मजबूर मत कीजिए आमिर जैदी। ईरम रिजवी जी, देखिए, जिस पार्टी के लोग अगर ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू 4 शब्द का इस्तेमाल ना करे तो ये कभी हो ही नहीं सकता। हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मतलब बंटवारे की बात करेंगे, ये कभी देश जोड़ने की बात कर ही नहीं पाते हैं शायद ये। और अगर अगला करता है तो क्या सुन भी नहीं। ईरम जी, माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। आज आपको पता है आपकी पार्टी के एमएलए हैं अमानतुल्लाह खां, उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं, हिंसा फैलाने, पथराव करवाने और गंभीर धाराओं के तहत अदालत ने निर्देश दिया है कि इन पर केस चलाया जाए। यानी आपकी पार्टी के नेता दंगे करवाते हैं, हिंसा फैलवाते हैं। आमिर जैदी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ ना, प्लीज ईरम जी को जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। ईरम जी, देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है, आरोप सिद्ध हो रहा है, उस पर जांच होगी। मैडम, अदालत ने आरोप तय कर दिए, पर्याप्त सबूत है, अदालत ने कहा इनके खिलाफ केस चलाया जाए। आप क्या बात कर रही हैं? देखिए, अगर किसी के खिलाफ या वो किसी भी, मैंने आपसे कहा, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर कोई भी व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियों में पाया जाए तो वो क्यों ना ईरम रिजवी हो, क्यों ना संगीता हो, क्यों ना कोई और हो, उस पे कार्रवाई होनी तो चाहिए। अमानतुल्लाह पे क्या एक्शन लिया गया बताइए ना। अब तो आरोप पत्र दाखिल हो गया, सबूत भी हैं, अदालत ने कहा कि पर्याप्त है सबूत। कब निकाल रही हैं? पार्टी से कब बाहर निकाल रही हैं? देखिए, अदालत की बात है, वो अदालत समझेगी। और जहां तक बात, अरे अदालत ने कह दिया भाई, आप क्या बात कर रही हैं? अभी तो नैतिकता का ज्ञान दे रही थी आप। ये लोग ना तो देश का संविधान को मानते हैं, ना अदालत को मानते हैं। ठीक, आमिर जैदी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मोहित दीक्षित जी, क्या रिएक्शन दीजिएगा? अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जो आरोप तय कर दिए गए हैं और अदालत ने स्पष्ट कहा, राउज एवेन्यू कोर्ट ने, कि इनके खिलाफ जो भी सबूत हैं वो पर्याप्त हैं। 8 लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ सबूत नहीं थे, उनको बरी भी किया गया है। नहीं, बिल्कुल अमानतुल्लाह तरीके कोई भी जो भी इस तरीके के घटनाओं में लिप्त रहते हैं, उनकी जो स्थान है वो स्थान जेल है। तो जेलों के पीछे होना चाहिए। उनको पार्टियों में कोई भी राजनीतिक पदों पर कतई बने रहने का कोई भी नैतिकता नहीं है। इनको नैतिकता के आधार पर तुरंत केजरीवाल जी को, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनको इस तरीके लोगों को पार्टी से बाहर करके और कम से कम विधायक जो उनके हैं, जो मंत्री पद दे रखा हो, उसको हटाना चाहिए। जो मैं सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ। नहीं, आपको उम्मीद लग रही? ईरम जी जो कह रही हैं कि अरे अभी कोर्ट में है, आरोप लगे हैं और आरोप हालांकि कोर्ट ने तय कर दिए हैं, वो कह रहे हैं कि आमिर दादी, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, बस 30 सेकंड इंतजार कीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। मोहित दीक्षित जी, आप लोग चाहते थे कि पीएफआई कभी, आमिर जैदी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। 30 सेकंड इंतजार कीजिए, बात पूरी करने दीजिए मोहित दीक्षित जी को। मोहित दीक्षित जी, आपको उम्मीद लग रही है? आमिर भाई से बुलवा लीजिए, बहुत बोलना चाहते हैं। ये तो हर आदमी के बीच में बोलना, कोई बात पहुंच नहीं रही किसी पर। यही तो निवेदन कर रहा हूँ आप सभी मेहमानों से। आप बोलिए भैया, प्रभाकर करिए। आप लोग सारी पार्टी के बाद आमिर जैदी साहब, ये तरीका ठीक नहीं है ना। आपको लगता है आप लोग जनता के साथ फिर धोखा नहीं करते हैं इस तरह? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 30 सेकंड की बात है, मैं आ रहा हूं आपके पास। मोहित दीक्षित, अपनी बात पूरी कीजिए। आप इनका म्यूट नहीं कर पा रहे, हर आदमी के बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, बीच में हालांकि आप शांत हो गए, बीच में आपने भी ये दिक्कत की थी। ठीक है, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आप सच्चाई तो सुनिए। आप बताइए ना, आपकी पार्टी ने 70 सालों में देश के लिए क्या किया? आमिर जैदी साहब, प्लीज
मोहित दीक्षित अपनी बात पूरी कीजिए। आमिर जैदी साहब प्रश्न करने के लिए अक्षय जी हैं, वो कर लेंगे प्रश्न। मोहित दीक्षित जी, ठीक है। आप अपनी बात पूरी कीजिए। आपको उम्मीद लग रही है ईरम जी ने जिस तरह से बचाव करने की कोशिश की है? नहीं, अगर कोई भी इस तरीके के कार्यों में लिप्त है उसका बचाव करने की कोई जरूरत ही, मानवता कतई ये नहीं कहती कि आप ऐसे लोगों का बचाव के उतरे। अगर ये पाक साफ है तो हमारी न्यायालय अदालतें हैं उसके लिए, जो वहां पर आकर अपना पक्ष रखे और अपने को बेगुनाह सिद्ध करके आए दोबारा। अगर उनका आरोप लग रहा है, उनमें चीजें कहीं ना कहीं पाई जा रही है, चार्जशीट दाखिल हो रही है, तो आपका स्थान जेल है और पार्टियों में ऐसे लोगों का कतई स्थान नहीं होना चाहिए। राजनीतिक शिष्टता बहुत जरूरी चीज है, ऐसे लोगों का स्थान कतई नहीं है हमारी राजनीति में। ठीक है, ये आपने अच्छी बात कही है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, कम से कम ऐसी परिस्थिति होती है तो एक्शन लेने में देरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आमिर जैदी साहब क्या उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि विषय हम पीएफआई का है, लेकिन यहां पर जिक्र हुआ नैतिकता का, इसलिए अमानतुल्लाह खान साहब का जिक्र हुआ यहां पर। आमिर जैदी, देखिए मैं भूषण सरोल का भी कर लीजिएगा। मैं आप कल शायद थे नहीं, आपने डिबेट देखी नहीं है मोहित दीक्षित। प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे कीचड़ उठाने का काम कांग्रेस और हमेशा आम आदमी पार्टी करती आएगी। अपने पर्दे पे, अपने करे पे पर्दा डालते हैं। इनसे ये पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस वो अभी आम आदमी पार्टी में दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े दंगे कराए, दीक्षित जी, आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को जेल में डाल दीजिए एक साथ, और एक एक करके आरोप लगाने से अच्छा है कि एक साथ। ईरम रिजवी जी, ये हरकतें रही तो एक दिन चले भी जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर यही हरकतें रही तो जेल भी जाना होगा। जिनकी मंशा ऐसी होगी नफरत फैलाने की, हिंसा करवाने की। दीक्षित जी सुन लीजिए। ईरम जी, अब आमिर जैदी साहब का वक्त है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। और दीक्षित जी नहीं बोल रहे थे, आमिर जैदी साहब बोल रहे थे। उसकी वजह से इमरान जो आपका मंत्री है, आम आदमी दीक्षित पार्टी जी का कभी सुन लीजिए, दीक्षित जी सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ कि ईरम जी, अभी आप भी नसीहत दे रही थी कि दूसरों के बीच में बोलना ठीक नहीं है। आपसे भी यही निवेदन है ना ईरम रिजवी जी? एक साथ जेल में डाल दीजिए, जब वो लगे कि सही है तो उनको बाहर निकालिए। एक एक करके आरोप लगाने का क्या मतलब है? एक एक करके जेल भेजने का क्या मतलब है? सारों को एक साथ ले जाइए, सारे विधायकों को। आपकी नजर में अमानतुल्लाह खान पाक साफ हैं? ईरम रिजवी मैडम, सवाल सुनिए, अगर आवाज पहुंच रही है। आपकी नजर में आप अब भी कह रही हैं कि अमानतुल्लाह खान पाक साफ हैं, जैसे सत्येंद्र जैन है? वो जेल जाएगा, चाहे आपको मुख्यमंत्री केजरीवाल क्यों ना हो। अगर देश विरोधी वो मानसिकता रखेंगे तो उनको भी कठोर से कठोर कार्रवाई जेल भेजना। आमिर जैदी साहब, सवाल तो यही ना कि आखिर कब ऐसे लोगों पर शिकंजा कसेगा, वो कोई भी हो। करेंगे कि अरविंद जी जेल जाएंगे? क्या इसका फैसला बीजेपी करेगी? इसका फैसला क्या न्यायालय नहीं है क्या? आमिर जैदी साहब, आमिर जैदी साहब, सर सुनिए, पहले चर्चा का नियम जान लीजिए थोड़ा सा। आप लोगों से अपील कर रहा हूं, बार बार आग्रह कर रहा हूं, ये तरीका ठीक नहीं है ना। दर्शकों के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए, आप मानसिकता की बात करते हैं, पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, आप पकड़े जाएं, पाकिस्तान की पंजाब में जाके ये हाल है राजनीतिक दलों की, ये स्थिति। अब मैं सभी को रोक रहा हूं, आप सभी को रोक रहा हूं। ये राजनीतिक दलों की स्थिति है कि जो देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनको भी बैक कवर देने की कोशिश की जाती है, किंतु परंतु अगर मगर ईरम रिजवी जी, ये तरीका ठीक नहीं है ना। आमिर जैदी साहब, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी, बताइए। ईरम जी, थोड़ा सा संयम बरतिए, थोड़ा संयम। आमिर जैदी साहब, सवाल यह है कि जब आप लोग कह रहे हैं कि विपक्षी दलों की भी इसमें साजिश है, उसके कई नेता हिंसा फैलाते हैं, दंगा भड़कवाने का काम करते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन होता? एक्शन हुआ तो देखिए, इनका किसको किया, किसको जेल भेजा बताइए? अमानतुल्लाह है, उस पर घर से पेट्रोल पंप मिल रहे हैं। ये तो दिल्ली को जलाना चाहती है आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली में हिंसा कराना चाहती थी, एक बहुत बड़ा झगड़ा कराना चाहती थी आम नागरिकों के बीच में। तो केंद्र में आपकी सरकार है, चलिए दिल्ली में उनकी सरकार है, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना आमिर जैदी। केजरीवाल का क्या नाता था जो उनकी पार्टी का झंडा उठा के वो आमिर जैदी, केंद्र में तो आपकी सरकार है ना? केंद्र हमारी सरकार है, तो हमारी वहाँ प्रशासन ने वहाँ जेल में डालने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कोई भी दंगाई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भूल जाए ये केंद्र में, और नहीं बख्शा गया, और ये भूल जाए केंद्र में और प्रदेश में और देश में ये कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो मुझे ये बताइए, ऐसे लोग जो पीएफआई जैसे संगठन के कवच बन जाते हैं, उनकी शील्ड बनने का प्रयास करते हैं,
उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? गद्दारों का साथ देने वाला भी तो गद्दार कहा जाएगा ना। तो किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, और इन जैसे लोगों को अभी उसकी जांच हो रही है। इन जैसे लोग जहां भी पाए जाते हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की ठीक बात हम करेंगे। ठीक है मोहित दीक्षित जी, 100 से ज्यादा पीएफआई के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, पीएफआई पर बैन लगाया गया, ठीक है, जांच लगातार चल रही है। एनआईए ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है जिसमें आरोप भी तय हो चुके हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है? और अगर एक्शन हो रहा है, सबूत हैं, उसके आधार पर ही तो न्यायालय कोई सजा देता है ना, किसी को पनिश तो तभी करता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। बस गंभीरता की बात यह है कि आज 9 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार को। पीएफआई की जो कार्यशैली है वो हम लगातार देख रहे हैं इस सरकार के मध्य में, और हमारी कर्नाटक यूनिट से लेकर कई राज्यों की, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई को बैन कर पीएफआई को हाथ बांधने के लिए कई बार लोगों के कहा गया है। मगर जिस तरीके से चुनाव का समय आता है और हम पीएफआई के प्रति सर चुनाव तो हर साल होते रहते हैं मोहित दीक्षित जी देश में, ये इसको देश का दुर्भाग्य कहे क्या? यहाँ तो हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो इसलिए शिकंजा न कसा जाए। गंभीर बात यही है कि हम जब चुनावी मौसम आता है, जब चुनावी समय आता है, तभी पीएफआई पर चर्चा करने बैठे हैं। आज हम 9 साल के मोदी सरकार मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। मैं आ रहा हूँ जैदी साहब, सुन लीजिए उन्हें भी। में शाहीनबाग में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ठीक है पार्टी से और कांग्रेस से जुड़े में, ठीक है आमिर जैदी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, फिर आप काउंटर कीजिएगा। मोहित दीक्षित जी, देश का आतंकवाद खत्म हो, ये तो आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो। हमारी सरकार ने ठीक है। इमरान जी, क्या आपकी नजर में जो किसान है वो आतंकवादी है, जो अपना हक मांग रहे हैं, क्या वो आतंकवादी है? के टाइम दंगे आपने कराए, मैं उन आतंकवादियों की बात कर रहा हूँ। वो देश को जो कहते हैं कि भारत के लिए टुकड़ा होंगे, उन लोग की मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी पार्टी के जो फाउंडर थे, जो पीएफआई को समर्थन कर रहे थे, पीएनआरसी का समर्थन कर रहे थे। उसका आपने पता किया? क्या ये जांच में आया? अगर पता किया तो उसको उस पे कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? या वहाँ पुलिस आपके हाथ में है? आपको मैंने देखिए, आपको तो मैं बता रही हूँ ना कि एक साथ ले जाइए आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं, जितने भी विधायक हैं, सबको जेल में डाल दीजिए। ये आपको लग रहा है कि नहीं, आपको लग रहा है कि मतलब इससे सिंपैथी मिलेगी इरम रिजवी जी? आपको लग रहा है कि आप ये कह देंगे कि हमारे सारे विधायकों सांसदों के पीछे पड़ गए हैं, उनको जेल भेजने की साजिश है? आपको लग रहा है सहानुभूति मिल जाएगी इससे? मैडम, अदालतें हैं देश में, अदालतें ये फैसला करती हैं कौन दोषी है और कौन निर्दोष। सबूतों के आधार पर तय होता है, सबूत खिलाफ हैं। मैं फिर कह रही हूँ, पाकिस्तान की जासूसी आप पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी आप जो है आप अपना नाता नहीं, आप मानते ही नहीं है कि हम गलत हमारा हैं। एक देश से नाता है, हमारा अन्य किसी देश से नाता नहीं है। आपकी पार्टी का, अरे भाई, आप भारत माता की जय बोलिए, देश में रहेंगे आप बोलिए वंदे मातरम। नहीं आमिर जैदी साहब नहीं, सुनिए ना, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है आमिर जैदी साहब, ये तरीका नहीं है। आम आदमी पार्टी की महिला से पड़ा है, आप कान खोल के सुनिएगा, 2 मिनट चुप रहिएगा। मैं मादरे हिंद जिंदाबाद भी कहूंगी, मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहूंगी, और मैं भारत माता की जय भी कहूंगी। पीएफआई मुर्दाबाद भी बोल दीजिए इरम रिजवी। इरम रिजवी जी, पीएफआई मुर्दाबाद भी तो बोलिए। मैं 5 बार अपने वतन की मिट्टी को सर झुकाकर सलाम करती हूँ। आप हैं हिंदू तो बताइए क्या आप करते हैं? अगर मैं जानती हूँ तो मैं जो है आपको हनुमान चालीसा भी पढ़ के सुनाना जानती हूँ। चाहे मेरे साथ कोई घटना हो जाए, कोई आतंकवादी मुझे मार दे, लेकिन मैं ये आप अपनी पार्टी के नेताओं को बताइए, ये आप हमारे बिल्ला खान को हिंदुस्तान का मुसलमान है, इससे भिड़ने की कोशिश मत करिएगा। आपकी जितनी भी हाफ पैंट से फुल पैंट में आया, सारी आपकी खत्म हो जाएगी। इरम रिजवी जी, आमिर जैदी एक साथ बोलने से आपको लग रहा है? आपसे पूछकर इस वतन में रहेंगे, ये वतन हिंदुओं का भी है, ये वतन सिखों का भी है, ये वतन मुसलमान
ईरम रिजवी जी, अब सवाल सुनेंगी? ईरम जी, ये वतन पंडितों का भी ईरम जी सुनिए ना, फिर प्रवचन के मोड में आप आ गए। जय बोलेंगे ये उनका है। सुनिए ना, सुनिए आमिर जैदी, मैं आपको रोक रहा हूं थोड़ी देर के लिए, प्लीज थोड़ा संयम बरतिए। ईरम रिजवी जी, आप जिसका समर्थन आप मुझे ये बताइए ना, सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश, ये साजिश है पीएफआई की कि हिंदू मुसलमान आपस में भिड़े। बात बताइए, आप हिंदू मुसलमान करके बंटवारे की राजनीति करते हैं, आप दंगा करते हैं, कराने आपने का कब काम किया आप करते हैं। आपकी सरकारों में हुए क्या, ये सब हुआ है। ये करना चले, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों की आवाज नीचे कर पा रहा हूं, आप थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम दोनों लोग रखिए। मोहित दीक्षित जी, सिर्फ मोहित दीक्षित जी की ऑडियो दी जाए। मोहित दीक्षित जी, ये आपको चिंता लग रही है कि देश के प्रति वाकई में राजनीतिक दल गंभीर हैं, जब सवाल ये हो रहा है कि अगर कोई संगठन देश के खिलाफ साजिश रचता है तो वहां पर एक साथ एकजुट होने की जरूरत है, या फिर ये किंतु परंतु और तूतू मैमे करने की जरूरत है? आमिर जैदी साहब, आमिर जैदी, मोहित दीक्षित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों से मिलकर देश को अरे आमिर जैदी साहब, जी थोड़ा सा संयम बरतिए ना भाई। ईरम जी, आप भी थोड़ा देखिए, मोहित दीक्षित जी शालीनता से आप लोगों की बात सुन रहे हैं, वो भी आपकी तरह सम्माननीय है हमारे लिए, और चर्चा को चर्चा की तरह रहने दीजिए ना। मोहित दीक्षित जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सच्चाई बता रहा हूँ। इन लोग अरे सर रुक जाइए, हरिश्चंद आप ही नहीं है अकेले, परेशान क्यों हो रहे हैं? थोड़ा सा शांत रहिए, उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, थोड़ा सा शांत रहिए ना भाई। सोचा ना केजरीवाल ने सोचा कि 4 दिन के आए। आमिर जैदी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आमिर जैदी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चर्चा कैसे होती है, आप अनभिज्ञ हैं क्या? आपको जानकारी नहीं है? आप ही बोलेंगे, दूसरों को मौका नहीं मिलना चाहिए। आप बताइए, ये बोले ना, मैं तो सच्चाई बोल तो रहा सर, मैं आप सवाल करने के लिए मैं हूं ना, मेरे सवाल पर जवाब दीजिए। मोहित दीक्षित जी, अपनी बात पूरी कीजिए अब। वही में दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है इस समय कि अभी भी 9 वर्षों बाद हम आप चर्चा कर रहे हैं मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल के बाद कि पीएफआई क्या आगे क्या होगा। अभी हो सकता है अगले चुनाव, जैसे आपने बताया कि चुनाव हर बिल्कुल यही भारत की विडंबना है कि हमें चुनावी मोड पर हमेशा रहना पड़ता है, तो अगले चुनाव के समय फिर हम पीएफआई का कोई ना कोई कांड सुनेंगे और हमारी एनआईए कहीं ना कहीं कुछ एक्टिव दिखेगी। तो ये जो एक टूल बना लिया पीएफआई, कतई टूल ना, पीएफआई को बिल्कुल निस्तनाबूद नहीं तो कहिए ना कि पीएफआई को फंसाने की साजिश है, एक बात पर तो रहिए। इस तरीके की कार्यों चित भी अपनी, पट भी अपना, ये तो नहीं चलेगा ना। हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी जैदी जी, आप बताने किस तरीके के आदमी हो यार? हमेशा तैयार है। आप लोग जिस चीज को आमिर जैदी, इनको आप म्यूट आमिर जैदी साहब, 70 सालों की वो आमिर जैदी साहब, काम किया। आमिर जैदी साहब, थोड़ा सा संयम बरतिए ना। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी मेहमानों को बराबर से मौका मिले अपनी बात रखने का। अगर आप सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं तो बताइए, फिर डिबेट यहीं पर रोक देते हैं, खत्म करते हैं डिबेट, क्योंकि आप लोगों के पास जब जवाब नहीं होता है ना तो आप अगले बगले झांकते हैं या तो दाहिने बाएं भागते हैं। थोड़ा इंतजार कीजिए। कांग्रेस ने क्या किया? अरे सुनिए भाई, थोड़ा इंतजार कीजिए। यहाँ पर हम बीजेपी और कांग्रेस की उपलब्धि बताने के लिए नहीं बैठे हैं। आज बात पीएफआई पर हो रही है, मुद्दे पर रहिए अगर जवाब दे सकते हैं, वरना बहुत शुक्रिया। आमिर जैदी साहब, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। जब मैं पूरा अवसर दे रहा हूं, फिर चर्चा का मुखौल मत बनाइए। आमिर जैदी साहब, सर तो अंग्रेजों की गुलामी करने में लिप्त रहता था। आमिर जैदी साहब, मुझे शुक्रिया करना पड़ेगा, आपको। आमिर जैदी साहब, मुझे फौरन शुक्रिया करना पड़ेगा अगर आप डिबेट को यूं ही अगर खराब करेंगे, या इंतजार कीजिए, थोड़ा संयम बरतिए। बताइएगा अच्छे से, जो काम रहे सब बता दिए जाएंगे आपको। मोहित दीक्षित जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सर बात वही हो रही है, बात ये हो रही है कि हम
कब ठोस कदम उठाते हुए मोदी जी को पाएंगे कि पीएफआई जैसा जो भी गलत चीजें हैं वो करना बंद करे, उनकी हैसियत ना हो कि इस देश में कोई भी गैर कानूनी काम जो भारत के विरोध के साथ हो वो कर पाए। मैं देखता हूँ लगातार 9 साल से हम चर्चा के विषय यही देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं देश विरोधी काम हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार हाथ में हाथ रखे उसका राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करती हुई पाई जा रही है। नहीं तो आपको लग रहा है कि एनआईए का इस्तेमाल हो रहा है, दुरुपयोग कर रहे हैं? एनआईए तो अपना काम कर रहा है, एनआईए अपना काम न तो उसी एनआईए ने आरोप तय किए हैं पीएफआई पर। सुन लीजिए, उसी एनआईए ने आरोप तय किए हैं पीएफआई पर, यह आरोप है चार्जशीट में। छोड़ दिया जाएगा तो आप लोग जो देश विरोधी संगठन है कतई एक भी कार्रवाई करने की क्षमता में नहीं रहेंगे। एनआईए आज स्वतंत्र हो जाए तो आज जितनी भी इधर उधर की सेनाएं हैं, इधर पीएफआई बनी घूम रही है, इस टाइप के कोई भी काम करने वाली, देश विरोधी काम करने वाली सारे तत्व ये तारीखें स्वतंत्र रूप से करने का काम किया है। तो बात वही है कि आज केवल और केवल राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक टूल बना करके इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। एनआईए पर कहीं ना कहीं दबाव रखा जा रहा है ताकि केवल चुनाव के दबाव चीजों में लेकर चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, हो गई है देश में जो मुख्य धारा ठीक है। मुझे ईरम रिजवी जी ये बताइए, ठीक आमिर जैदी साहब, सर अच्छा नहीं लगता है इस तरह से ना, जब आप लोग सुनते नहीं है ना। मुझे लगता है कि पाकिस्तान से उसके बाद भी आज चर्चा हम लोग उन्हीं मुद्दों आप जैसे लोगों को तो पाकिस्तान में जाकर राजनीति करनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि हमेशा तो आपको ग्रेट ब्रिटेन में जाइए, ग्रेट ब्रिटेन में मिल जाएंगे अंग्रेज, वहीं जाकर उनकी चापलूसी। ये स्तर रह गया आप लोगों का। कोई किसी कह रहा है पाकिस्तान चले जाओ, कोई कह रहा है ब्रिटेन चले जाओ। मैं ईरम जी आप ही के पास आ रहा हूं। मैं दोनों मेहमानों से आग्रह कर रहा हूं कि बारी बारी से अपनी बात रखें, ताकि आप लोग क्या कहना चाहते हैं ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए, और उसके लिए अगर अपनी बारी पर बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दीक्षित जी, जो पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़े जाए, जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक तिरंगा न फहराया, ऐसे लोग अगर देशभक्ति का ज्ञान देते अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसे लोग देशभक्ति का ज्ञान देते अच्छे नहीं लगते हैं। ईरम जी आपको क्या पता कि देश को कितना चाहने वाले मुसलमान है, देश को कितना चाहने वाले हिंदू है। ईरम जी सवाल यहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं हो रहा है और देशभक्ति चेक नहीं की जा रही है। सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं जो देश के खिलाफ ऐसी साजिश में लिप्त हैं। देश में क्या हिंदू समाज आमिर जैदी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। आमिर जैदी उनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए ना भाई, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का। मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ। अरे सुन तो लो भाई यार, हम स्कूल बनाने वाले लोग हैं, हम अस्पताल बनाने वाले लोग हैं, आपकी तरह नहीं कि मुसलमानों को बाहर निकालो। नहीं ईरम रिजवी जी, ईरम जी सुनिए, ईरम रिजवी जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उसके बाद बताते हैं आप जी देशभक्ति के नारे लगाते हैं। अरे आप क्या जानते हैं? हम लगाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद है इस माँ भारती के हाथ में, माँ भारती के हित में मर भी जाए तब भी देश की इस माँ भारती की हो गया ना, हो गया आमिर जैदी साहब, हो गया ना। ईरम रिजवी जी, ये अमानतुल्लाह खान जिन पर आज आरोप पत्र दाखिल किया गया है, ये कौन सा स्कूल बनवा रहे थे वहां पर, बताइए जरा। ये तो वक्त का बहुत आमिर जैदी साहब थोड़ा इंतजार कीजिए भाई, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आमिर जैदी, इससे पहले आप किसी चर्चा में शामिल नहीं हुए क्या भाई? मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई। जाके वहाँ छानबीन की, जो आप इतनी डिटेल बता रहे हैं कि वहाँ पे बम। ईरम रिजवी जी आपसे निवेदन, अगर आपको लग रहा है कि सब्जी मंडी बनाना है, आपके पास कोई जवाब नहीं तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अगर आपके पास जवाब नहीं है, ऐसे ही जनता के साथ धोखा करना है, देश के साथ धोखा करना है तो कीजिए। मैं शुक्रिया करता हूं, खत्म करता हूं डिबेट यहीं पर। बहुत शुक्रिया।
आमिर जैदी डिबेट को खराब करने के लिए, इरम रिजवी जी आपका भी बहुत शुक्रिया डिबेट को खराब करने के लिए, मोहित दीक्षित जी बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग सच नहीं सुन पाते। अरे आप हरिश्चंद हैं क्या, आपको सर्टिफिकेट मिला, आप दूसरों को नहीं सुनना चाहते? आमिर जैदी मैं तो सच्चाई बोल रहा हूँ। अरे सुनिए भाई, सुनिए, हरिश्चंद का सर्टिफिकेट आपके पास ही नहीं है कि आप बोलेंगे तो आप ही सच बोल रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए और सवाल का इंतजार कीजिए अगर डिबेट में आना है तो। देश के संविधान के प्रति अपनी आस्था रखता हूँ। चलिए आप अपनी आस्था रखिए अपने पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था कि पीएफआई जैसे संगठन पर अगर इतने गंभीर आरोप लगते हैं तो उस पर एकजुट होने के बजाय तू मैं हो रही है, जूतम पैजार की जा रही है, तेरा मेरा किया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश की कितनी चिंता है इन राजनीतिक दलों को और उनको आगे बढ़ाने के लिए उसमें जुड़े नेताओं में। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।